हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, दरअसल हम लोग 25 क्वेश्चन नंबर तक चर्चा कर चुके थे, जो हमारा मगध साम्राज्य से अभी चल रहा है टॉपिक। तो आज हम लोग और भी क्वेश्चंस को चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास नहीं हैं, तो चलिए हम लोग आज चर्चा करेंगे 48 तक, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और भी दिए जाएंगे। लास्ट सेट एक और आएगा। तो ये क्वेश्चन सेट का जो हमारा सीरीज चल रहा है वो मगध साम्राज्य से चल रहा है, और मगध साम्राज्य से हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 26 से चर्चा करना शुरू करेंगे। तो चलिए गाइस, जैसा कि आपके स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 26 से है, अशोक के किस अभिलेख में राजकीय अन्नागार बनाए जाने की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए है सौगौरा अभिलेख, ऑप्शन बी है महास्थान लेख, ऑप्शन सी है केवल ए, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो गाइस, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महास्थान में इसका चर्चा मिलता है, अन्नागार बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, और 27 को चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे लेक्चर वाली वीडियो अगर नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ रहेगा, आप प्लीज़ जाकर वहाँ पर देख लेना। आपके लिए बहुत सारा हेल्प हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ समझ जाओगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अशोक के पहले वृहत शिलालेख में किस बात की जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए है पशु हत्या पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी है कलिंग आक्रमण, ऑप्शन सी है धम्म महामात्र की नियुक्ति, और ऑप्शन डी है दक्षिण भारत के राज्यों का वर्णन। तो गाइज, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पशु हत्या पर प्रतिबंध। तो पशु हत्या करने पर प्रतिबंध लगाने का जो वर्णन मिलता है वो इसी बृहत शिलालेख में जानकारी मिलती है कि इसमें पशु हत्या को उसमें निंदा किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक के किस शिलालेख में परिषा मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है तीसरा वृहत शिलालेख, ऑप्शन बी है पहला वृहत शिलालेख, ऑप्शन सी है 10वां वृहत शिलालेख, और ऑप्शन डी है 5वां वृहत शिलालेख। तो गाइज, इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि तीसरा वृहत शिलालेख में इस चीज को चर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस शिलालेख में वर्णन किया गया है कि सम्राट ने आखेटन गतिविधियां त्याग दी एवं संबोधि यात्रा 10वें वर्ष के बाद से प्रारंभ कर दी। तो ऑप्शन ए है 12वां वृहत शिलालेख, ऑप्शन बी है 8वां वृहत शिलालेख, ऑप्शन सी है 6ठा वृहत शिलालेख, और ऑप्शन नंबर डी है 4था वृहत शिलालेख। तो गाइज, इसका जो हमारा आंसर होगा 29 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8वां शिलालेख में इस बात को चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। ऑप्शन ए है षष्ठ शिलालेख, ऑप्शन बी है द्वितीय स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन सी है द्वितीय शिलालेख, और ऑप्शन डी है द्विदास। तो गाइस, 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्विदास। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा द्विदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 13वां शिलालेख, ऑप्शन बी है 7वां स्तंभ लेख, और ऑप्शन सी है द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन डी है प्रथम लघु शिलालेख। तो गाइस, इसका जो हमारा आंसर होगा 31 का वो हो जाएगा 13वां शिलालेख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13वां शिलालेख में चर्चा मिलता है। यहाँ पर गाइस थोड़ा सा ध्यान देना कि शिलालेख और अभिलेख से ज्यादातर क्वेश्चन सेट किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि शिलालेख और अभिलेख और साहित्य से ये तीनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आपको याद हो जाना चाहिए, और लेक्चर वाली वीडियो देख लोगे तो और भी अच्छे तरीके से पता चल जाएगी, तो आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होंगे, आप कॉम्पिटिशन को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मौर्यकालीन सेना प्रशासन में आठविक सेना किस प्रकार की सेना होती थी। ऑप्शन ए है वन्य जाति से बनी सेना, ऑप्शन बी है मूल पैदल सेना, ऑप्शन सी है मित्र राज्य की सेना, ऑप्शन डी है दुर्ग सुरक्षा सेना। तो गाइज, इसका जो हमारा आंसर होगा 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन्य जाति की सेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, अशोक का समकालीन शासक अलिक समुंदर किस देश का शासक था। यहाँ पर अलिक समुंदर के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है सीरिया, ऑप्शन बी है सीरिन, ऑप्शन सी है एपिरस कोरिंथ, ऑप्शन डी है मेसोडोनिया। तो गाइज, इसका जो हमारा आंसर होगा 33 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एपिरस कोरिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अशोक के किस स्तंभ लेख में इसके द्वारा किए गए जन कल्याणों के सारे कार्यों का वर्णन है। फिर से अभिलेख स्तंभ लेख का चर्चा मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है चतुर्थ स्तंभ लेख, ऑप्शन बी है
द्वितीय स्तंभ लेख, ऑप्शन सी है छठा स्तंभ लेख और ऑप्शन डी है सातवां स्तंभ लेख। तो गाइस 34 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सातवां स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा एकमात्र लेख है जिसमें द्विभाषीय भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें अशोक ने पशु वध के प्रतिबंध का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए है भ्राभु अभिलेख, ऑप्शन बी है मास्की अभिलेख, ऑप्शन सी है कंधार लेख, ऑप्शन डी है सिद्धपुर लेख। तो गाइस इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंधार लेख। ये हमारा द्विभाषा दो भाषा में वर्णन मिलता है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 36 को चर्चा करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस अभिलेख में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने बलि नामक कर को माफ कर दिया तथा भूमि कर को 1/8 कर दिया। यहाँ पर ध्यान देना गाइज, यहाँ पर भूमि कर को 1/8 कर दिया, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो ऑप्शन ए है रुमेनदेही स्मारक लेख, ऑप्शन बी है लेख रानी लेख, ऑप्शन सी है निगाली सागर स्मारक स्तंभ लेख, ऑप्शन डी है अरोरा अभिलेख। तो गाइज 36 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रुमेनदेही स्मारक लेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक लेख है जिस पर हमेशा चर्चा मिलती है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 37 है, पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के अभिलेख अधिकतर किन लिपियों भाषाओं में पाए गए? ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी है प्राकृत भाषा और ऑप्शन डी है देवनागरी भाषा। तो पश्चिमी भाग में पूछ रहा है गाइज खरोष्ठी लिपि यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खरोष्ठी लिपि में ज्यादातर पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्राह्मी लिपि में अक्षरों का ध्वनि संबंधित विभाजन किसके आधार पर हुआ है? तो ऑप्शन ए है शब्दों के आधार पर, ऑप्शन बी है उच्चारण के आधार पर और ऑप्शन सी है चिन्हों के आधार पर और ऑप्शन डी है लघु कथाओं के आधार पर। तो गाइज इसका जो हमारा आंसर होगा 38 का वो हो जाएगा उच्चारण के आधार पर उनको विभाजित किया गया है। ठीक है, उनको विभाजन जो किया गया वो उच्चारण के आधार पर किया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मौर्य साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौटिल्य ने राज्य के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्या क्या किया भाई? तो ऑप्शन नंबर ए है अष्टांग सिद्धांत, ऑप्शन बी है नवरत्न, ऑप्शन सी है षष्ठ प्रधान सिद्धांत और ऑप्शन डी है सप्तांग सिद्धांत। तो गाइज इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सप्तांग सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, शासक के सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विशाल साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया। अशोक के समय साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो गाइज ऑप्शन नंबर ए है 5 भागों में, ऑप्शन बी है 8 भागों में, ऑप्शन सी है 3 भागों में और ऑप्शन डी है 12 भागों में। तो गाइज इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया था। ठीक है, इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। क्वेश्चन नंबर 41 है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित प्रतिष्ठा नामक अधिकारी किसका प्रधान होता था? प्रतिष्ठा नामक अधिकारी के बारे में पूछ रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए है प्रांतीय प्रशासन, ऑप्शन बी है सेना और ऑप्शन डी है लेखा विभाग। तो गाइज इसका जो हमारा आंसर होगा 41 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंडल के बारे में चर्चा मिलती है, उनका प्रधान होता था प्रतिष्ठा नामक जो अधिकारी होते थे वो। क्वेश्चन नंबर 42 है, मौर्य साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन में जनपद कितने गांवों का समूह होता था? ऑप्शन ए है 200 गांव, ऑप्शन बी है 1600 गांव और ऑप्शन सी है 900 गांव, ऑप्शन डी है 2200 गांव। तो गाइज 42 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1600 गांव। तो 1600 गांवों का जनपद को बनाया जाता था मौर्य साम्राज्य में। स्थानीय प्रशासन का सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए है गोप, ऑप्शन बी है स्थानीय, ऑप्शन सी है ग्रामीण और ऑप्शन डी है प्रतिष्ठा। तो गाइज इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण। सिंपल सा है, आज भी हमारा गाँव का देश है भारत एक, तो इस तरह से आप ग्रामीण को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 44 है, मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? ऑप्शन ए है नगर अध्यक्ष, ऑप्शन बी है नगर पालिका संयोजक, ऑप्शन सी है नगर प्रमुख और ऑप्शन डी है नागरक। तो गाइज इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नागरक। ठीक है, नागरक को आप लोग टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर में जन्म मृत्यु का आंकड़ा रखने का काम किस समिति के अधीन था? ऑप्शन ए है प्रथम समिति, ऑप्शन बी है दूसरी समिति, ऑप्शन सी है तीसरी समिति और ऑप्शन डी चौथी समिति। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरी समिति, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास, 3 क्वेश्चन है मात्र, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें। जिस भूमि पर राज्य द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती थी उस पर लिया गया सिंचाई का उदय भाग कहलाता था। यह उपज का कितना भाग होता था? तो गैस यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर ए 1/10 भाग, 1/15 भाग, ऑप्शन सी है 1/5 भाग और ऑप्शन डी 1/12 भाग। तो गैस इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/10 भाग लिया जाता था कर के रूप में, जिसमें राजा उसमें सुविधा देती थी कृषि वगैरह करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, कृषक अपनी भूमि पर साग सब्जी जैसे विशिष्ट उत्पाद लगाता था तो उसमें भी राजा को हिस्सा देना पड़ता था, तो इसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए है भोग, ऑप्शन बी है निजी संपत्ति, ऑप्शन सी है राजकीय स्वामित्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा आंसर होगा ना वो हो जाएगा भोग। ये भोग कहा जाता था, जो साग सब्जी जो उपजाते थे उसमें भी कुछ हिस्सा राजा को दिया जाता था, उसको भोग बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 48 है, मौर्य साम्राज्य में लवारिस भूमि पर खेती का प्राप्त आय को क्या कहते थे? यहाँ लवारिस भूमि का मतलब है गैर मजरूआ जमीन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। ऑप्शन ए है विविध, ऑप्शन बी है पौताव, ऑप्शन सी है प्रकीर्णक और ऑप्शन डी है विशिष्ट। तो गाइस इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का वो हो जाएगा प्रकीर्णक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा था, हमारा 48 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। फिर 70 क्वेश्चन सेट हुए हैं इससे, तो 70 क्वेश्चन आप सभी अटेंड कर लेना। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि और भी आपको क्वेश्चंस वैसे छूटेंगे। बाकी जो कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं उसको तो आप लोग नॉर्मली देख ही रहे हो। अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ये डालने हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो आने के चांस होते हैं उसको मैं चर्चा कर लिया हूँ। तो अगर आप इस सेट को लास्ट तक अटेंड किए तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको। और इसी आशा उम्मीद के साथ में हम लोग फिर से नेक्स्ट सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू गाइज।